जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज एक नई जानकारी आपके लिए हम लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाल ही में भारत में एक नया नेशनल पार्क उसको घोषित किया गया है, यानी कि एक जो वाइल्ड लाइफ एरिया है उसको नेशनल पार्क के रूप में क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है। तो अब हमारे देश में नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क्स की संख्या कितनी हो गई है? 107 हो गई है। तो आज जानेंगे कौन सा नेशनल पार्क है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपका उड़ीसा का नक्शा लगा हुआ है और उड़ीसा के नक्शे में ही हमारा सिम्पलीपाल नेशनल पार्क बना हुआ है, यानी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास ये हमारा सिम्पलीपाल नेशनल पार्क पड़ता है। तो यहाँ के जो एरिया है इसको एक तरह से क्या है, इसको जो नेशनल पार्क का जो दर्जा है यहाँ पे मतलब एक तरह से जो दिया गया है, ठीक है। तो ओडिशा में जो टाइगर रिजर्व है, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व था, इसको नेशनल पार्क का एक तरह से क्या दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया। ये पहले टाइगर रिजर्व हुआ करता था, यानी ओडिशा में अच्छी खासी मात्रा में आपको टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओडिशा में हम देख लेते हैं और कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं। एक हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क है, यहीं पे हमारा गहिर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे आपको चिलिका लेक जो हमारी है, हमारी नेवी के लिए भी चिलिका का जो आईएनएस चिलिका है काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। तो ये जो चिलिका लेक है, जो सॉल्ट वाटर लेक है, यहाँ पे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ड्यूब टाइप का बना है, उसका नलबन नाम है। क्या नाम है? नलबन। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे इधर से आपकी महानदी रिवर यहाँ से आपके एंटर करती हुई कहाँ पे आती है, ये ओडिशा में एंटर करती है। इसके अलावा ओडिशा में सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे ओडिशा की आप ज्योग्राफी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे गरजात पहाड़ियां हैं, है ना। ये कंटिन्यू आपके ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं, जो कि एक तरह से यहाँ पे अरोया कोंडा, ये आंध्र प्रदेश यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी न्यूज। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व को एज अ नेशनल पार्क। तो अब हमारे देश में नेशनल पार्क की संख्या जो कि पहले 106 हुआ करती थी, वो अब क्या हो गई है? 107। देखिए, वाइल्ड लाइफ से, एनवायरमेंट से आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो सिम्पलीपाल नेशनल पार्क था, ये किस वजह से न्यूज में बना हुआ था, और ये इतना ज्यादा एक तरह से क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों, तो न्यूज में क्यों बना है, ये तो आपको जान में पता चल गया कि ये नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। और यहाँ आपके जो टाइगर पाए जाते हैं, क्या वो कुछ अलग तरह के टाइगर्स हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो आउट ऑफ द 2750 square kilometer of the reserve, this square kilometer has been notified as national park, making it largest in Odisha, leaving behind भीतरकनिका। तो जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, उससे भी बड़ा नेशनल पार्क ये आपका है, यानी कि पूरा जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो 2750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा रिजर्व का एरिया, पूरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जिसमें से 845 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को क्या किया गया है, नेशनल पार्क। ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे ही हमारा नेशनल पार्क पे वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हमने आपको अंतर बताया है कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जिसमें हमने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ बहुत प्राइवेट गतिविधियां अलाउ होती हैं, जैसे कि जो भी आसपास के जनजातीय लोग हैं वो वहां पे जाके अपना वहां की अगर वहां का कुछ भी फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उससे अगर उनकी जीविका चल रही है, उनकी लाइवलीहुड चल रही है, तो वो यूज कर सकते हैं। बट नेशनल पार्क में टोटली रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब नेशनल पार्क जो आपका जिसको घोषित कर दिया जाता है जिस एरिया को, उसमें बाहर के लोग कोई भी किसी भी तरह की प्राइवेट एक्टिविटीज को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी होती है। तो ये इंडिया का 107वां नेशनल पार्क बन गया है और ईस्टर्न स्टेट ओडिशा का दूसरा भीतरकनिका के बाद, ठीक है। आप सिम्पलीपाल फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका ओडिशा में पड़ता कहाँ है, तो ओडिशा में जो मयूरभंज जिला है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ओडिशा में आपका पड़ता है। और किस क्षेत्र में पड़ता है, तो छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है, उस छोटा नागपुर के पठार के एरिया में ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। अब इस एरिया में और कौन कौन सी मेजर नदियां हैं, आपके एग्जाम में नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदी किसकी है ना। जैसे ये आपके जितना भी आप देख लो एनडीएस सीडीएस में रिवर्स से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मेजर रिवर्स जो यहाँ से जाती हैं, तो बूढ़ बलंगा और पलपल बंदा, और यहाँ पे सलांदी एंड काहिरी, ये देव, इस तरह की आपकी क्या है, ये रीजनल मतलब एक तरह से छोटी छोटी नदियां हैं जो कि यहाँ से निकलती हैं। सिम्पलीपाल इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिम्पलीपाल केवल और केवल टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क ही नहीं है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, और टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कब चला था, 1973 में चला था, और 2023 में उसके 50 साल पूरे हो गए थे। अभी तो 2025 चल रहा है, तो कितने ये 2025। चलिए, हम आपसे कॉमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे देश में या हमारे यहाँ पे
टाइगर डे कब मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है वो कब मनाया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको जवाब देना है, ठीक है। तो जब टाइगर डे आ जाएगा वो प्रोजेक्ट टाइगर आपका उस दिन पूरा होता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम सिंस 2009 एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो ये जो सिंपलीपाल केवल टाइगर रिजर्व नहीं है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया आपका वाइल्ड लाइफ से एरिया पड़ता है, यहाँ पे एलिफेंट्स भी बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। दैट इज वाई ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है। हालांकि टाइगर रिजर्व की तुलना में हमारे देश में एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या कम है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका है सिंपलीपाल, ये एलिफेंट रिजर्व भी है। इसके अलावा भी यहाँ पे अलग अलग तरह के कई जानवर स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज नेशनल पार्क। तो इट इज एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट गिवन द हाईएस्ट प्रोटेक्शन। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क क्या होता है, वो एरिया होता है जिसको सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है टू कंजर्व इट्स वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट। किस चीज के लिए इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है? अपनी वाइल्ड लाइफ यानी अपने वन्य जीव और पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली होती है बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन क्यों मिली होती है कि इसकी जो फ्लोरा और फाना यानी कि यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है, फौना है ना, फ्लोरा यानी कि एक तरह से जो वनस्पतियां पाई जाती है, फौना यानी कि वहां की जो स्पीसीज प्रजातियां पाई जाती हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल यानी जो जैव भू स्थितिकी और जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना, तो इन सब चीजों के लिए इसको ये स्टेटस मिला होता है। और क्या होता है इसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होती है। इनसाइड द नेशनल पार्क कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। हाँ, अगर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है राज्य का, अगर उसने कुछ अनुमति दे रखी है, जैसे टाइगर सफारी वगैरह टाइप लोग बना देते हैं ना टूरिज्म के लिए, तो वो चीज अगर वो अनुमति देता है कौन, चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उस राज्य का, तो ही वो संभव होगा। ऑल्सो अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये जो 2006 का था, एक्चुअल में हमारे देश का जो एनवायरमेंट मतलब हमारे देश का जो फॉरेस्ट एक्ट आया था 1980 का, उसके तहत हमारे देश में कई जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। तो वहां के आसपास के जो ट्राइबल लोग थे, उन ट्राइबल लोग वो अभी तक जिन जंगलों में रह रहे थे, अचानक से वो रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट से उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में वो ट्राइबल लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष था। तो भारत में तो उन लोगों का असंतोष का कुछ लोगों ने एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा खड़ा कर दिया था। कैसे? यानी नक्सलवाद और माओवाद में लगा के। तो फिर सरकार ने 2006 में एक और कानून पास किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट। एक्चुअल में ट्राइबल्स के राइट हैं कि ट्राइबल्स जो उस एरिया में रहते हैं, वो रिजर्व फॉरेस्ट है तब भी वो वहां पे अपने ट्रेडिशनल राइट्स, यानी कि वहां से जो टूटे हुए जो बिखरे हुए पत्ते थे, वो पत्ते लाके पत्ते से जैसे बीड़ी बनाने का काम करते हैं, या फिर वहां की जो लकड़ी लाके, जो गिरी हुई सूखी हुई लकड़ी रहती है, उससे वो टोकरी वोकरी बनाते हैं ना, बांस को छील के उससे बांस के कई सारे आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो इस राइट एक्ट के साथ, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये याद रखना 2006 का था, certain tribal groups are permitted to live inside the national park। इवन कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को ये भी अनुमति दे दी गई कि आप उस नेशनल पार्क के अंदर भी रह सकते हैं। नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। However, once notified, no alteration of the boundaries can be done by the state। हालांकि एक बार जब नोटिफिकेशन पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद कोई भी ऑल्टरेशंस नहीं किए जाएंगे बाउंड्रीज में। किसकी बाउंड्रीज में? नेशनल पार्क की। एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जब तक नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जब तक उनसे रिकमेंडेशन ना मिले तब तक ये नहीं होगा। अब आप कहेंगे मैम ये कैसा सा टाइगर यहाँ पे लगाया है? तो हाँ, सिंपलीपाल नेशनल पार्क में ये मेलानिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। ये एक तरह का इनका अनुवांशिक, मतलब एक तरह से कुछ जीन वेरिएशन है। तो ये ऐसे नॉर्मली तो येलो, डार्क येलो और ये ब्लैक स्ट्रिप्स रहती हैं, यहाँ पे इनके ब्लैक कलर्स ज्यादा रहता है। दैट इज वाई इनको मेलानिस्टिक टाइगर कहते हैं। और दुनिया में एकमात्र जगह सिंपलीपाल नेशनल पार्क है जहां इस तरह के टाइगर्स पाए जाते हैं। तो वेजिटेशन मॉइस्ट, मिक्स्ड, डेसिडुअस। यहाँ की वेजिटेशन कैसी है? यहाँ पे पेड़ कैसे पाए जाते हैं? मॉइस्ट यानी नम, मिक्स्ड यानी मिश्रित है, डेसिडुअस माने पर्णपाती, वो जो पत्ते गिरा देते हैं आपके, एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, सेमी यानी अर्ध, और ये सदाबहार वन। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जैसे साल ट्री यहाँ पे पाया जाता है, ग्रासलैंड्स हो गए। और एनिमल जो सिंपलीपाल में है, टाइगर का जो घर है सिंपलीपाल, यहाँ पे मेलानिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं। तो ये देखा ना मेलानिस्टिक, तो दुनिया में एकमात्र जगह कहाँ मेलानिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं? सिंपलीपाल नेशनल पार्क में। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर एनिमल्स इंक्लूड फिशिंग कैट, बार्किंग डियर एंड माउस डियर। और कुछ अन्य जानवर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे फिशिंग कैट हो गई, वो जो कैट नहीं होती जो मतलब पानी में पंजा डाल के वो कुछ ना कुछ निकालती, तो फिशिंग कैट हो गई, बार्किंग डियर हो गया, माउस डियर हो गया।
तो ये हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे सारे नेशनल पार्क्स हमारे देश के जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे देश में जो सारे नेशनल पार्क हैं हमारे, जो टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे, है ना, तो नेशनल पार्क जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने पूरा मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे गोवा में मोल्लेम है, यहाँ पे कर्नाटका में अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नगरहोल, यहाँ पे महाराष्ट्र में चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, तडोबा, है ना। ये आपके मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, डायनासोर फॉसिल, फॉसिल, पेंच, कान्हा, कोनो, माधव, पन्ना, संजय। तो ये इस तरह से हमारे सारे नेशनल पार्क्स हैं। एक एक करके अगर इन नेशनल पार्क्स को हम लोग राज्यवार और यूटी में देखते चले तो हमारा यहाँ पे जो अंडमान निकोबार ये लगा हुआ है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, है ना। यहाँ पे कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये आपके लिटिल निकोबार, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैम्बल बे नेशनल पार्क, गैलाथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी, ये सारे देखने को मिल रहे हैं ना। सैडल पीक जो सबसे ऊंची पीक है यहाँ पे, है ना, ये सारी चीजें आपके। और एकमात्र हमारे देश में जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो कहाँ है, अंडमान निकोबार के पास, नारकोंदम और बैरन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब लास्ट ये कुछ 2001-2 के आसपास यहाँ से वोल्केनो यानी ज्वालामुखी निकला था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या हमारे देश में ज्वालामुखी है, तो ये मत कह देना नहीं है, अर्थक्वेक तो आते हैं, ज्वालामुखी नहीं है, तो ज्वालामुखी है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, माउंट हैरियट यहाँ पे हो गया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी, कैम्बल बे, गलाथिया बे, ये कुछ हमारे क्या है नेशनल पार्क्स हैं। जो ग्रीन कलर में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, फिर हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये उड़ीसा के जस्ट नीचे यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और यहाँ तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसके पास आपको श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क देखने को। फिर अरुणाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलता है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क एकदम अरुणाचल और नागालैंड के बॉर्डर के पास देखने को मिलेगा, और मॉलिंग नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आसाम में आ जाएंगे तो आसाम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा जहां पे वन हॉर्न डायनासोर्स पाए जाते हैं, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी और रांग नेशनल पार्क। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में आते हैं तो अशनकुमार नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी कहते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं गोवा पे आते हैं। तो गोवा में हमको क्या देखने को मिलता है, गोवा में हमको देखने को मिलता है मोल्लेम नेशनल पार्क। ये भगवान महावीर, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्चुअली गोवा में महादेवी नदी, वो जो आप कहते हैं ना मंडोवी नदी, तो छोटी छोटी नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और यहाँ पे आके सीधे ये समंदर में यानी कि अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये भगवान महावीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसी में आपको नेत्रावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, और उसी में आपको मोल्लेम नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। इसी भगवान महावीर नेशनल पार्क को ही हम लोग मोल्लेम नेशनल पार्क कहते हैं। मान लो एग्जाम में मोल्लेम की जगह भगवान महावीर नेशनल पार्क आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, भगवान महावीर या मोल्लेम नेशनल पार्क वो एक ही है, गोवा में है, ठीक है। चलिए गुजरात में आ जाते हैं। तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर जहां पे लॉयन पाए जाते हैं, भारत में एकमात्र जगह जहां लॉयन पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क ये हो गया, और ये वंसदा नेशनल पार्क जो कि नीचे के एरिया में आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा में आपको क्या देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा में क्या मिलेगा, कालेसर नेशनल पार्क। तो कालेसर नेशनल पार्क, इसके अलावा ये देखिए बेंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। बाकी यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये सुल्तानपुर और कालेसर आपके कहाँ है, हरियाणा में। फिर आ जाते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में, बहुत अच्छा इसमें मैप लगा हुआ है, मेरे हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी यहाँ पे लगे हुए हैं, रोहतांग पास, बारालाचा पास, है ना, जो कि ये लद्दाख तक एंट्री देता है, ठीक है। रोहतांग पास भी लद्दाख तक एंट्री देता है, यहाँ पे जो चंबा वैली है उसको, है ना। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद इंदर किला नेशनल पार्क, ये आपका यही रहा। फिर उसके बाद खीरगांव नेशनल पार्क, यहाँ पे आपका खीरगांव रहा, और यहीं पे ये खीर गंगा नेशनल पार्क, ये पिन वैली नेशनल पार्क, और यहाँ पे है सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो सिंबल बारा नेशनल पार्क आपका कहाँ है, हिमाचल में। कोई नेशनल पार्क इस पूरे वीडियो से आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। सब करते हुए चलते हैं और बाकायदा हम लोग मैप में देखते हुए चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हमको क्या देखने को मिलता है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, या उसी को सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं। ये सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली यहाँ पे, अच्छा इसी में हमने आपको बताया था ना कि वो जो झेलम नदी से पानी छोड़ा गया है उरी के पास, तो उधर ही आपका पड़ता है ये सलीम नेशनल पार्क, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्चुअली सलीम अली एक बहुत फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी विज्ञानी थे, है ना, तो इनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख का है, जो सबसे हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, या दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, दचिंगम नेशनल पार्क में आपको एक हंगुल की प्रजाति, हिरन की एक प्रजाति हंगुल, वो देखने को मिलती है। ठीक है, फिर झारखंड में आ जाते हैं हम लोग, ये झारखंड का नक्शा है, यहाँ पे बैतला नेशनल पार्क आएगा। टाइगर रिजर्व तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, वही बैतला नेशनल पार्क के पास। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग कर्नाटका में। भाई कर्नाटका वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, तो कर्नाटका में जो हमको नेशनल पार्क वगैरह जो देखने को मिलते हैं वो क्या है, अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा, ये रहा अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल, बांदीपुर और बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा इधर आपका बैंगलोर के पास इधर पड़ता है। यहाँ रंगनथितु, ये तो बर्ड सेंचुरी है, तो ये आपका हो गया अंशी नेशनल पार्क, इधर आपका हुआ। फिर इधर आपका कुद्रेमुख, कुद्रेमुख में ही वो आपकी लोहे की खदान है जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में लोहा निकलता है। फिर केरला में आ जाते हैं, केरला में आपको यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये साइलेंट वैली आपको देखने को मिलेगा, यानी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बीच में साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क, ये केरला और तमिलनाडु के बीच में बॉर्डर में। अनामुडी शोला, यानी एराविकुलम और अनामुडी शोला लगभग आजू बाजू में। फिर मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, और फिर यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, पेरियार, वहीं से पेरियार नदी भी आपकी आती है। ठीक है, फिर उसके आगे आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हमको कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में कौन सा है, ये रहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क, इंद्र प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ये रहा पेंच नेशनल पार्क। एक्चुअली पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, मतलब आधा मध्य प्रदेश में आधा महाराष्ट्र में। तो कभी अगर एग्जाम में दोनों लिखे हो तो उसमें केवल मध्य प्रदेश कर देना, और अगर मध्य प्रदेश ना हो केवल महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र आंसर होगा। तो ये पन्ना, यहाँ पे माधव नेशनल पार्क, यहाँ पे संजय नेशनल पार्क, ये वन विहार नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल, सतपुरा, पेंच, कान्हा। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो गए। यहाँ पे मध्य प्रदेश भी काफी समृद्ध है। महाराष्ट्र में आ जाते हैं, तो महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क। अच्छा, चंदौली से लोगों को लग सकता है कि चंदौली यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये चंदौली है। ठीक है, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। तडोबा महाराष्ट्र में है। नवेगांव महाराष्ट्र में है। पेंच और गुगामल भी महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग मणिपुर में। मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, वो कौन सा है, केबुल लैमजॉ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पार्क तैर रहा है, एक्चुअल में क्या है, वो केबुल लैमजॉ एक लेक का नाम है। उस लेक में एक वेजिटेशन ऐसी पाई जाती है जो ऐसे उसमें जैसे सिंघाड़ा होता है ना, लेक में होता है, तो उसके ऊपर एक हिरन होता है, संगाई डियर जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर बैठा मतलब चलता रहता है। वो एक फुंडी, उसको फुंडी कहते हैं, एक फुंडी से कूद के दूसरी फुंडी में जाता है, वो जो वेजिटेशन है उस वेजिटेशन को फुंडी कहते हैं। वो इतनी ठीक रहती है कि पानी में ना डूबती है, उसके ऊपर हिरन खड़ा भी रहता है, तो दैट इज वाई इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं। किसको, केबुल लैमजॉ नेशनल पार्क को। मेघालय में आपको बालफक्रम नेशनल पार्क मिलेगा और नोक्रेक रिज नेशनल पार्क मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, मेघालय में, देखते हैं बालफक्रम एंड नोक्रेक रिज। मिजोरम में आपको मिलेगा मुरलेन। ठीक है, देखो मल्लम नेशनल पार्क गोवा में था जिसको भगवान महावीर, मॉलिंग नेशनल पार्क वो आपका अरुणाचल में था, और मुरलेन नेशनल पार्क ये मिजोरम में है। ये सारे एक दूसरे से नाम थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये, और ये फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, तो ब्लू माउंटेन आपको पता है, ये ब्लू माउंटेन आपका मिजोरम में है, तो फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में ही होगा। नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, इंतंकी नेशनल पार्क। अच्छा, नागालैंड में एक और सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, तो ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा में आ जाते हैं, तो ऑलरेडी हमने देखा सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गया। फिर राजस्थान पे आ जाते हैं, तो भीतरकनिका नेशनल, ये एक मिनट, राजस्थान में कहाँ से भीतरकनिका आ जाएगा, ये मुकुंदरा है, डेजर्ट है, केवलादेव है, रणथंबोर है, सरिस्का है। ठीक है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, सिक्किम में आ जाते हैं, तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में आते हैं, तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे आपका पड़ता है, ये मरीन नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी या अन्नामलई नेशनल पार्क, मुदुमलई और मुखूर्ती नेशनल पार्क, ये हमारे कहाँ पे है, तमिलनाडु। लद्दाख में एकमात्र हेमिस नेशनल पार्क जिसको हमने बताया था सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क यही है, हेमिस नेशनल पार्क। त्रिपुरा में आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और बिसन राजबारी नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में तराई रीजन में आपका आता है। ठीक है,
तो फिर आ जाते हैं हम लोग उत्तराखंड में, है ना। बस अब हमारा समाप्त होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। अब आपको, क्योंकि हम बहुत फास्ट इसमें गए हैं, आपको आराम से पॉज करते हुए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते हुए भी चल सकते हैं। ये गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी, आस्कोट, कॉर्बेट और राजाजी। और भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, देखो इसको कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था? 1936 में, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा और न्योरा वैली, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो नेशनल पार्क्स थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने करंट न्यूज के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है हमारे सारे नेशनल पार्क्स को, उसको भी कवर कर लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स NDA 2 जो हमारा टारगेट बैच है 2025 के लिए, उसमें एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं या इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह की और नई जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक GTO अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन SK सिंह, जो GTO एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को SSB इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड ऑफिसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।